दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया। नमस्कार, मैं राणा यशवंत संघर्ष में आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया पा लेने के बाद भी अफसोस और दर्द का बने रहना और सब कुछ खोकर भी बस एक चीज पा लेने की जिद लिए बैठना एक अफसाना सा लगता है, लेकिन ये जिंदगी है। जिंदगी महान फिल्मकार वसंत कुमार शिवशंकर राव पादुकोण यानी गुरुदत्त की। आज से ठीक 91 साल पहले बेंगलोर के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए गुरुदत्त अभाव, भटकाव और अलगाव से लगातार जूझते रहे। वो आदमी अपनी ख्वाहिशों की दुनिया लिए लगातार लड़ता रहा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गुरुदत्त एक ऐसी कविता है जो हृदय में उमड़ी है, मस्तिष्क में छाई है, लेकिन कभी बयां नहीं हुई है, कभी अभिव्यक्त नहीं हुई। गुरुदत्त, उनकी बीवी गीता दत्त और उनका प्रेम वहीदा रहमान, इन तीनों के बीच रिश्तों की ऐसी उलझन पड़ी रही कि वो लाख सुलझाए नहीं सुलझी। वहीदा रहमान के लिए पागलपन की हद तक जाना और अपने प्यार को ना पाना दिन रात आहों और जख्मों से भर गया। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। प्यार की तलाश में भटकने वाले गुरुदत्त के जिंदगी के इस मकाम तक पहुंचने की बात को अभी रोक लेते हैं और उनके गुरुदत्त बनने की तरफ थोड़ा चलते हैं। गुरुदत्त के माता पिता शिक्षक थे, मगर घर की हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा मैट्रिक के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। संगीत और डांस से गुरुदत्त को बहुत लगाव था और संयोग ऐसा बना कि वे अपने चाचा की मदद से स्कॉलरशिप लेकर पंडित उदय शंकर से डांस सीखने अल्मोड़ा चले गए। पंडित उदय शंकर को मॉडर्न डांस का जनक कहा जाता है। उनके शागिर्द के तौर पर गुरुदत्त ने डांस की बारीकियां सीखी और यही नृत्य उनकी जिंदगी का गाइड बन गया। एक नौजवान अपने सपनों के साथ चल पड़ा। गुरुदत्त जी का रुझान कुछ नृत्य सीखने की तरफ था, तो वो उदय शंकर जी का अल्मोड़ा में स्कूल था कल्पना नृत्य का, उसमें वो भर्ती हुए। डांस की वजह से गुरुदत्त को पुणे के प्रभात स्टूडियो में बतौर कोरियोग्राफर काम मिल गया। यानी जिस आदमी की फिल्मों की वजह से 50 के दशक को सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता है, उसने अपने करियर की शुरुआत डांस डायरेक्टर के तौर पर की। यही काम करते करते एक संयोग बना। जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि कामयाबी में इत्तेफाक का भी एक रोल होता है और बड़ा होता है। गुरुदत्त पुणे के जिस प्रभात स्टूडियो में कोरियोग्राफर थे, उसी में देवानंद की फिल्म की शूटिंग चल रही थी।
देवानंद को गुरुदत्त में कुछ ऐसा दिखा कि दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों शूटिंग के बाद पुणे शहर की खाक छानते। प्रभात कंपनी के पूना दफ्तर में उन्होंने नौकरी की। वहाँ उनकी गहरी दोस्ती देवानंद और रहमान से हुई, क्योंकि देवानंद को भी ब्रेक उसी कंपनी ने दिया था और रहमान साहब भी उसी कंपनी के एक्टर थे। एक दिन बियर की बोतल हाथ में लेकर गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, यार अगर मैं डायरेक्टर बना तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। जवाब में देवानंद ने कहा, गुरु अगर मैं फिल्म प्रोड्यूसर बना तो यकीन मानो तुम मेरे पहले डायरेक्टर होगे। देवानंद को दोस्ती की एक कसम याद थी और 1951 में उन्होंने अपनी कंपनी नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले जब बाजी बनाने का फैसला किया तो गुरुदत्त को डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी। यहां से शुरू हुआ गुरुदत्त की कामयाबी का सफर। बाजी ने गुरुदत्त की पूरी तकदीर ही बदल दी। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। गुरुदत्त भी हम एक फिल्म करने के बाद बम्बई आ गए और वहाँ पर उनकी दोबारा मुलाकात गुरुदत्त से हुई जब मोहन फिल्म बन रही थी जिसमें गुरुदत्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे और देवानंद हीरो थे। दोनों ने एक दूसरे को अपना वादा याद दिलाया और फिर जब गुरुदत्त को मौका मिला देवानंद की नवकेतन की बाजी डायरेक्ट करने का। बाजी एक क्राइम थ्रिलर थी लेकिन उसका म्यूजिक बहुत हिट हुआ। बाजी सुपर हिट हुई। गुरुदत्त की बतौर डायरेक्टर शोहरत बुलंद हुई और उन्होंने पहली बार अपने परिवार के लिए सीलिंग फैन खरीदा। दरअसल बाजी फिल्म गुरुदत्त की जिंदगी में कई सुनहरे ख्वाबों की तामीर सी रही। इसके सेट पर उनकी मुलाकात गीता राय से हुई जो तब तक बतौर गायिका मशहूर हो चुकी थी और उनकी आवाज के वे बड़े दीवाने थे। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। गुरुदत्त ने बाजी के गाने गीता राय से गवाए और उनकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आते चले गए। ये कौन आया, ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई, ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई, ये कौन आया। इसी फिल्म बाजी के दौरान बलराज साहनी ने गुरुदत्त की मुलाकात इंदौर के बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी से कराई। ये आदमी बेहद दिलचस्प लगा और फिर गुरुदत्त ने उसे हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ लिया। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी का नाम बदलकर उन्होंने रख दिया जॉनी वॉकर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। गुरुदत्त एक बार कोलकाता में थे तो उन्होंने देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने हाथ में तेल की बोतल लिए एक आदमी मालिश के लिए आवाज लगा रहा है। ये सीन उनके दिमाग में जम गया और इसी के लिए गुरुदत्त ने खास तौर से गाना लिखवाया। किसके लिए? जॉनी वॉकर के लिए। खैर, जॉनी वॉकर और गीता राय से मुलाकात 1951 में फिल्मबाजी के दौरान होती है और गीता राय की दीवानगी गुरुदत्त पर यूं तारी हुई कि गुरुदत्त ने अपने दिल का हाल उन्हें बता दिया। गीता राय के दिल में भी वैसी ही आग लगी थी। दोनों का इश्क 2 साल चला और फिर 1953 में दोनों ने शादी कर ली। गीता राय बन गई गीता दत्त। मखमली और खनकती सी आवाज की मलिका गीता दत्त गुरुदत्त का हमसफर बन गई और इसी साल यानी 1953 में गुरुदत्त ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और फिल्म बनाई बाज।
इसके बाद आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी फिल्मों ने गुरुदत्त को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज, हम तरसते ही रहे जलवे बरसते ही रहे। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। 1954 में गुरुदत्त ने अपना गुरुदत्त फिल्म्स के नाम से अपनी कंपनी खोली। उनकी पहली फिल्म थी आर पार। फिल्म बहुत हिट रही। उसके बाद गुरुदत्त ने एक फिल्म बनाई मिस्टर एंड मिसेस 55 1955 में। वो फिल्म भी बहुत कामयाब रही। इसी समय देवानंद को लेकर गुरुदत्त एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, CID। इसके लिए उनको एक चेहरे की तलाश थी जो खूबसूरत हो और उसकी उर्दू जुबान अच्छी हो। तभी किसी ने वहीदा रहमान से गुरुदत्त की मुलाकात करवाई और पहली ही नजर में गुरुदत्त को लग गया कि जिसकी तलाश वो कर रहे थे वो पूरी हो गई। मोहब्बत और जंग में सब रवा है। झूठे वादे भी रवा हैं। कौन से झूठे वादे? अभी से भूल गए? और भूलना ही था तो मुझे अनाथ आश्रम से इस जुर्म की दलदल में क्यों लाए थे? CID में वहीदा रहमान ने भूमिका तो छोटी निभाई, लेकिन गुरुदत्त पर अपना असर बहुत छोड़ा। नतीजतन अगले साल यानी 1957 में गुरुदत्त ने अपनी फिल्म प्यासा के लिए वहीदा रहमान को लीड रोल के लिए बतौर हीरोइन साइन कर लिया। फिल्म कामयाब हुई और वहीदा मशहूर। 2005 में टाइम मैगजीन ने प्यासा को सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों में शामिल किया था और 2011 में उसी टाइम मैगजीन ने वैलेंटाइन डे पर प्यासा की गिनती एवरग्रीन रोमांटिक फिल्मों में की। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दरअसल शो की शुरुआत में हमने जिस सिरे को छोड़ा था, हम अब वहीं आ गए हैं। फिल्म प्यासा ने गुरुदत्त की जिंदगी को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वे न पत्नी गीता दत्त को छोड़ना चाहते थे और ना ही वहीदा रहमान से दूर रह सकते थे। लेकिन गीता दत्त अलग रहने लगी और गुरुदत्त वहीदा को पकड़े रखने या फिर समझाते रहने की जद्दोजहद में टूटने से लगे। कहते हैं गुरुदत्त ने वहीदा रहमान के साथ अपनी अगली फिल्म अपने इसी प्यार पर बनाई। साल था 1959 और फिल्म थी कागज के फूल। अंदाजा लगाइए, बीवी की आवाज में ये गाना है जो खुद शौहर के इश्क से टूटी हुई है। वहीदा रहमान हीरोइन हैं जिनको प्यार पा लेने के बाद भी जिंदगी का कोई किनारा दिखता नहीं, और फिल्म के हीरो गुरुदत्त असल जिंदगी में दोनों किनारों के बीच भंवर में फंसे हुए हैं। गुरुदत्त और गीता दत्त के 3 बच्चे थे। बीवी से रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था। बच्चों की तड़प बार बार बेचैन करती थी और वहीदा के साथ भी इश्क इन्हीं वजहों से अपनी रंगत खो रहा था। गुरुदत्त शराब का शिकार हो रहे थे, अक्सर नशे में रहने की कोशिश करते। लेकिन फिल्मों को लेकर वह आदमी अपने एक्सपेरिमेंट और क्वालिटी में लगातार निखार ला रहा था। कागज के फूल पहली फिल्म थी जिसमें सिनेमास्कोप का इस्तेमाल हुआ, गुरुदत्त ने किया। कागज के फूल के गाने में ही रोशनदान से आती हुई रोशनी का इस्तेमाल हुआ और लाइट इफेक्ट्स कुछ ऐसे किए गए कि गुरुदत्त बेमिसाल हो गए। इस फिल्म में वे रियल लाइफ और रियल लाइफ के कॉन्ट्रास्ट, या यूं कहें कि हीरो और हीरोइन के मन को ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए दिखाकर दुनिया भर में तारीफ बटोर गए।
गुरुदत्त की वही फिल्म कागज़ के फूल जो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल पिट गई थी, आज वो फिल्म, वो और प्यासा दोनों विश्व सिनेमा की धरोहर हैं। लाइटिंग कैसे होती है ये स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए फिल्में दिखाई जाती हैं। कि गुरुदत्त का सिनेमा एक विशेष सिनेमा था। कमिटेड प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, इसकी बेहतरीन मिसाल हैं गुरुदत्त। उनकी फिल्मों के चलते ही 50 के दशक को हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है। इसी दौरान फिल्म आई 14वीं का चांद और गुरुदत्त वहीदा रहमान की रोमांटिक जोड़ी ने फिर अपना जादू चला दिया। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो। वहीदा के इश्क में गुरुदत्त ने बेमिसाल फिल्में बनाई, लेकिन उन्हें उनका प्यार नसीब नहीं हो सका। शराब की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। बीवी उन्हें चाहती थी, लेकिन साथ रहने के हालात खत्म हो चुके थे और जो लोग साथ रहते थे उनको ये बखूबी पता था कि एक बेहद उम्दा फिल्मकार जिंदगी और दिल के बीच खत्म हो रहा है। अबरार अलवी, जिन्होंने गुरुदत्त की कई फिल्मों का स्क्रीन प्ले लिखा, स्टोरी लिखी, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज खोसला, जिन्होंने सीआईडी डायरेक्ट की, हालांकि उसके साथ बहुत सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं, ये दोनों गुरुदत्त के जिगरी दोस्त थे। शाम को तीनों साथ बैठते और बहुत सारी बातें किया करते। 1962 में जब फिल्म साहब, बीबी और गुलाम आई तो इसका श्रेय गुरुदत्त ने अपने दोस्त अबरार अलवी को दिया। छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। इतने अपना कमिटेड थे, जैसे उन्होंने देवानंद साहब के साथ में कमिटमेंट उन्होंने किया, ऐसे अबरार अलवी साहब के साथ में उनका कुछ कमिटमेंट था कि आप मेरी फिल्म करेंगे। तो और वे खुद अपने आप में अच्छे डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई। तो उसके बाद भी अबरार अलवी साहब को उन्होंने 14वीं का चांद फिल्म कमिटमेंट थी उनकी, क्योंकि वो उनके राइटर थे और ही वॉज मैन ऑफ कमिटमेंट। तो उन्होंने काफ़ी समय उस स्क्रिप्ट को लिखने में, बनाने में उनके साथ व्यतीत किया, फिर उसको बनवाने में भी अबरार अलवी साहब को उन्होंने मौका दिया। इस फिल्म तक आते आते गुरुदत्त जीवन के सबसे बड़े संघर्ष के सामने थे। परिवार, प्यार, शराब और सिनेमा के बीच वो पूरी तरह घिर चुके थे। 9 अक्टूबर 1964 की रात अबरार गुरुदत्त के यहाँ रोज की तरह गए। गीता दत्त से गुरुदत्त की अभी अभी फोन पर लड़ाई हुई थी। गुरुदत्त 2.5 साल की अपनी बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता दत्त उसे भेजने को तैयार नहीं थी। गुरुदत्त ने बाद में नशे की हालत में गीता को कहा, बेटी से बात करनी है, भेजो, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। गीता ने कुछ नहीं सुना, फोन काट दिया। मियाँ बीवी के बीच वो आखिरी बात थी। अबरार और गुरुदत्त ने रात के 1 बजे के आसपास खाना खाया और फिर अबरार अपने घर चले गए। अगले दिन दोपहर में अबरार को फोन आया और जब वे गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उन्हें कुर्ता पजामा में पलंग पर लेटे हुए पाया। बगल में एक गिलास पड़ा हुआ था जिसमें गुलाबी सा कुछ अब भी बचा हुआ था। गुरुदत्त ने नींद की गोलियों को घोलकर पी लिया था। अपने हुनर के बूते बेहिसाब कामयाबी, दौलत और शोहरत को कमाने वाला जिंदगी को यूं लुटाकर चला गया। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हंसती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। महज 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बीवी सदमे में आ गई और इतनी शराब पीने लगी कि लीवर की बीमारी के चलते वो भी 8 साल बाद गुजर गई। हिंदी सिनेमा के 2 बड़े नाम
गीता दत्त जिनकी आवाज का जादू हमेशा बोलता रहेगा, और गुरुदत्त जिनका सिनेमा उन्हें हमेशा एक महान फिल्मकार साबित करता रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन संघर्षों के बीच शुरू होता है और सब कुछ पा लेने के बाद भी संघर्ष में ही फंसा रहता है। गुरुदत्त उन्हीं में से थे। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और संघर्ष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द